नेपाल से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। नेपाल में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। बाढ़ से अब तक 489 लोगों की मौत हो चुकी है। तो मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। एहतियात के तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन रोका गया है। दोबारा से बाढ़ और त्रासदी का खतरा मंडरा रहा है और अब तक 489 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। 1500 से ज्यादा लोग अब भी नेपाल में गायब हैं, जिनको लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था। फिलहाल बाढ़ के खतरे को देखते हुए कई इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया है और लगातार बीतते वक्त के साथ मरने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है। शवों के बरामद होने का सिलसिला जारी है। और नेपाल में फिर से फ्लैश फ्लड का गंभीर खतरा है। तिब्बत में कृत्रिम झील टूट गई है। शुआकेन पोइक त्यांगपो में नदी जो बनी थी वहां पर वो झील थी और झील टूटने से नेपाल के रसुआ जिले में अलर्ट है। लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। और इस बीच नेपाल के पीएम बालेन शाह ने एक संदेश जारी किया है। नेपाल के पीएम ने तमाम नेपाल वासियों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। पीएम बालेन शाह ने इस दौरान निर्देश जारी किए हैं। सर्च ऑपरेशन को एहतियात के तौर पर नेपाल सरकार ने रोक दिया है। और नेपाल की धादिङ में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। भोटेकोशी नदी में सैलाब आने की दोबारा से आशंका व्यक्त की गई है। नदी किनारे रहने वालों को अलर्ट जारी कर दिया गया है और सुरक्षित जगहों पर इस दौरान जाने के निर्देश, यानी नदी के किनारे लोग अपना आसरा ना बनाएं। जो आशियाना है उसको छोड़ें और घरों की परवाह ना करें, बल्कि जान बचाने को प्रेफर करें। और तिब्बत में फिर से खतरा मंडरा रहा है। झील टूटी तो खतरा बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता है और तिब्बत की कृत्रिम झील आंशिक रूप से टूटी है। शुओकेन पोइक त्यांगपो नदी के संगम पर यह पूरी झील बनी थी। कृत्रिम झील में 20 लाख घन मीटर पानी जमा हुआ था। झील के टूटने से बहुत बड़ी तादाद में पानी बह गया है और चीन ने पहले से लेवल 4 का अलर्ट जारी किया था। तो झील फटने से आशंका क्या है, यह भी जानिए। शुओकेन पोइक त्यांगसो नदी तिब्बत से निकलती है। दोनों नदियां नेपाल की भोटेकोशी नदी की धारा में आकर मिलती हैं। झील के फटने से भोटेकोशी नदी में फिर से सैलाब आने की आशंका व्यक्त की गई है। नेपाल के रुसुआ जिले में तबाही का फिर से खतरा मंडरा रहा है और यह खतरा बड़ा हो गया है। और बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। नेपाल में तबाही का एक नया वीडियो आया है। अचानक आया सैलाब, सब कुछ अपने साथ बहा ले गया। ये सैलाब, तबाही और त्रासदी की बिल्कुल लेटेस्ट तस्वीरें हैं जो अब धीरे धीरे कर नेपाल वासियों ने अपने मोबाइल में इसको बनाया था। लेकिन ये देख सकते हैं कि कैसे एक बिल्डिंग सैलाब में घिरी हुई है और उसकी बालकनी में कुछ लोग फंसे हुए हैं। वो अपनी आंखों से देख रहे हैं कि बिल्डिंग के चारों तरफ सैलाब आया है। घर के सामने की तरफ सैलाब में बड़ी बड़ी गाड़ियां बहकर आ रही हैं और जान हथेली पर लेकर कोई जोर नहीं है इस सिचुएशन में। ऐसे में नीचे उतरेंगे तो भी मौत है और बिल्डिंग बह गई तो भी मरना तय है। ऐसे में यह परिवार लगातार फंसा रहा और एक घर आप तस्वीरों में नहीं देख रहे हैं। इस तरह के तमाम घरों को आप देख सकते हैं जो सैलाब के पानी में घिरे हुए हैं और दूसरे मंजिल तक पानी और सैलाब और कीचड़ पहुंच चुका है। ऐसी परिस्थिति में कई हजार नेपाली नागरिक रहने के लिए मजबूर थे। यह पूरी 3 मंजिला ऊंची इमारत है और तीसरे फ्लोर पर यह परिवार फंसा हुआ नजर आ रहा है। और तिब्बत में ड्रोन के जरिए रेस्क्यू किया गया है। दूर दराज के इलाकों में ड्रोन से ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों को ड्रोन से भेजा जा रहा है और ये उसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं, कैसे सुरक्षा बल जान को जोखिम में डालकर नदी को पार कर रहे हैं और जो लोग नदी के किनारे फंसे हुए हैं उनको बचाने के लिए किस तरह की एक्सरसाइज चल रही है, ये तस्वीर देखिए। बहुत बड़ा ड्रोन है और ड्रोन के जरिए सुरक्षा बलों को उन जरूरत वाले इलाकों में
और खबर यह है कि 555 पर्यटकों को बाहर निकाला गया है। अब नेपाल में राहत और बचाव कार्य जारी है। अब तक 477 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। नेपाल में अब भी 1500 से ज्यादा लोग लापता हैं। 290 लापता भारतीयों की तलाश जारी है। अब तक 84 भारतीय नागरिकों को बचाने में कामयाबी मिली। तो नेपाल से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। नेपाल में बाढ़ का नया अलर्ट जारी किया गया है। TV9 की रिपोर्टिंग के दौरान यह अलर्ट अनाउंस किया गया है। अलर्ट के बाद भागते नजर आए हैं उस इलाके में रहने वाले नेपाली नागरिक। उसकी तस्वीरें और हमारे संवाददाता आकाश वत्स भी वहां पर मौजूद थे। क्या हुआ? क्या फिर से बाढ़ आ रही है? फिर से बाढ़ आ रही है। आइए मनीष, जल्दी आइए। ये कब सूचना कब मिली? अभी चल, लेट्स गो फास्ट। ये अभी सूचना मिली है कि फिर से बाढ़ आ सकती है और इसी सूचना के बीच हम इस स्थान को छोड़ रहे हैं। मनीष जल्दी आइए। यहाँ जो टीम खड़ी थी वो टीम और सारे लोग यहाँ से बहुत तेजी से निकलते जा रहे हैं। मनीष तेजी से आइए। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। लोग यहाँ से किसी तरीके से निकलना चाहते हैं। कहाँ? किधर? इधर। आइए। यहाँ जो जेसीबी से काम चल रहा था उसे रोक दिया गया है और यहाँ जो सशस्त्र प्रहरी के जवान हैं वो लगातार लोगों को सूचना दे रहे हैं कि आप लोग इस इलाके को खाली कर दीजिए। मनीष जल्दी से चलिए। यहाँ से हमें निकलना होगा, साफ तौर पर कह दिया गया है। और चारों तरफ देखिए, इधर दिखाइए जरा, अफरा तफरी का माहौल है। वो सामने आपको दुकानें बंद हो रही है। वो जो सामने दुकानें खुली थी वो दुकानें बंद हो रही है। इधर से सारे लोग भागते नजर आएंगे। मनीष इस तरफ दिखाइए और हमें भी सुरक्षित रहना है, इसीलिए हम भी इस स्थान से जल्दी निकलेंगे। आइए मनीष, आइए। लोगों को बताया जा रहा है कि यहाँ हालात ठीक नहीं है और इसे खाली करना होगा। आप अचानक ही देखेंगे कि सड़क के ऊपर भी अफरा तफरी का माहौल है। इधर देखिए, जो लोग दूर से देखने आए थे, जिनके घर हैं, वो सभी लोग अब इस जगह को छोड़ चुके हैं। बहुत तेजी से आपको गाड़ियां निकलती हुई दिख रही होंगी और यहाँ जितने लोग हैं उनको साफ तौर पर कहा गया है कि वो जल्दी से जल्दी इस इलाके को खाली कर दें और उन्हें यहाँ से बाहर जाने को कहा गया है। अचानक ऐसी क्या सूचना आई? अभी अलर्ट रहने के लिए बोला है। अभी उधर थोड़ा मुश्किल वक्त है, अभी और कुछ नहीं है। ठीक है, अलर्ट रहने को कहा गया है और इसीलिए इस इलाके में जितनी गाड़ियां हैं, जितने लोग हैं, उन्हें यहां से जाने को कह दिया गया है। सशस्त्र प्रहरी के जवान जो यहां मोर्चा संभाले हुए थे रेस्क्यू का, वो भी अब इस जगह को छोड़ चुके हैं। यह अफरा तफरी का माहौल बहुत दूर तक आपको दिखेगा। चलिए मनीष, निकलिए। कैमरा पर्सन मनीष डोबरियाल के साथ आकाश वत्स, धादिंग, नेपाल, TV9 भारतवर्ष। और नेपाल में बाढ़ के नए अलर्ट के बीच एक और डराने वाली खबर है। ये खबर चीन से है। चीन के सिंचुआन में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। सिंचुआन में 5.1 तीव्रता का भूकंप आया है और माना यह जा रहा है कि पहला जो त्रासदी पहली आई थी उसमें भी भूकंप का एक बड़ा किरदार था। ऐसे में लगातार 48 घंटों के अंदर दूसरी बार भूकंप के झटके को महसूस किया गया है। और खबर यह है कि तिब्बत से एक बार फिर से आ सकती है तबाही। तिब्बत नेपाल सीमा पर विशालकाय झील के फटने का अलर्ट है। 20 लाख घन मीटर पानी यहां पर जमा होने की आशंका थी। झील फटी तो नेपाल के रसुआ जिले में फिर आ सकती है बड़ी आफत। तो धादिंग और नवाकोट में अलर्ट जारी है। नेपाल पुलिस ने जारी की है एडवाइजरी। बचाव कार्य को अभी के लिए फिलहाल रोक दिया गया है और लोगों को ऊंची जगहों पर जाने के लिए कहा गया है। लोगों को सतर्क रहने के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। जब हम एक हॉस्पिटल में वहां रेस्क्यू चल रहा था उसकी रिपोर्ट कर रहे थे, अचानक ही सशस्त्र प्रहरी बल के जो जवान हैं जो उस रेस्क्यू में शामिल थे वो पीछे से आवाज देते हैं कि आप लोग इस जगह को खाली कर दीजिए। और मैं एक बार आपको दिखाऊंगा, ये पूरा इलाका अब खाली हो गया है।
पिछले 5 मिनट के दौरान इस पूरे इलाके को खाली कर लिया गया है। आपको एक भी शख्स यहाँ नजर नहीं आएगा। इक्का दुक्का जो दुकानें खुली हुई थी वो बंद कर दिया गया है। आपको जो लोग मिलेंगे वो भी अफरा तफरी के माहौल में है। वो या तो किसी तरीके से यहाँ से निकलना चाह रहे हैं, भागना चाह रहे हैं, या फिर उनके पास जो कुछ ज़रूरी सामान है वो ज़रूरी सामान बस वो लेकर के जा रहे हैं। लगातार यहाँ अनाउंस किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है कि आप इस जगह को खाली कर दीजिए। और जिस ऊंचे स्थान पर हम खड़े हैं, एक बार मनीष इधर दिखाइए, अब आपको धीरे धीरे लोग यहाँ नजर आएंगे कि नीचे से लोग ऊपर की तरफ चले आ रहे हैं। मनीष दूसरे हिस्से में भी आप दिखाइएगा। इस तस्वीर के बाद आपको गाड़ियां भी दिखेंगी, रवि आपको गाड़ियां भी दिखेंगी। यहाँ से नीचे जिनके पास गाड़ी है वो गाड़ी लेकर के ऊपर की तरफ चले आ रहे हैं। चूंकि ये ऊंचाई वाला स्थान है, यहाँ एक छोटा सा ये पहाड़ है और पहाड़ के हिस्से में आगे जाकर के जो स्थान है उस स्थान पर लोगों को रहने के लिए कहा गया है। ये तस्वीर भी आप देखिए, नीचे जो लोग बैठे थे वो किस तरीके से तुरंत में यहाँ पहुंचे हैं। आनंद फानन में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया है। कोई खाना खा रहा था, कोई अपने घर में आराम कर रहा था। आपको सामने कुछ महिलाएं खाना खाती हुई नजर आएंगी। वो सब नीचे से ऊपर की तरफ चले आए हैं। उन्हें कहा गया कि अभी खतरा ज़्यादा है। हालांकि अलर्ट पहले किया गया था, पहले से अलर्ट पर था। 3 दिन का वक्त दिया गया था और आज दूसरा ही दिन है। 26 तारीख के बाद 27 और 28 कहा गया था, 27, 28 और 29। और अभी जब 28 तारीख को मैं आपको ये बता रहा हूँ, अब से तकरीबन आधे घंटे पहले लोगों को इस इलाके में रहने से मना कर दिया गया है। सब कुछ खाली कर दिया गया है। आपको ये जेसीबी मशीनें दिख रही होंगी, जेसीबी को भी यहाँ से आगे जाने को कह दिया गया है। जो जेसीबी मशीनें लगातार सड़कें साफ कर रही थी, किसी तरीके से लोगों के लिए राहत और बचाव के कार्य में जुटी थी, उसे भी ये कह दिया गया है कि अब आप इस जगह को खाली कर दीजिए। और जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ वहाँ आप देखेंगे तो चारों तरफ लोग हैं, गाड़ियां हैं और धीरे धीरे लोग इस ऊंचे स्थान पर पहुंच रहे हैं। और रसुआ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में फंसे हैं तमाम लोग। टनल से 350 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। करीब 100 से ज्यादा लोग इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के टनल में फंसे हुए हैं। इसमें से 350 लोगों को रेस्क्यू किया गया। और देखिए किस तरह से कीचड़ में लोग सरक कर अपनी जान बचाने के लिए मजबूर है। सेना इस टनल में अंदर एक्सेस करने की कोशिश कर रही है। और खबर यह है कि इस टनल में जिस तरह की गाद भरी हुई है उसमें अब भी 100 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं, जिनको बचाना बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। और टनल में फंसे लोगों को निकालने के लिए नेपाली सेना लगातार ऑपरेशन चला रही है। मलबे से भरी है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सुरंग। दिन रात जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन और उसकी तस्वीर आपके सामने। और नेपाल में सैलाब ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। धादिंग का बैरनी अस्पताल भी इसी बर्बादी का गवाह बना है। संवाददाता आकाश वत्स की एक और रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। धादिंग जिले के मैं बैरनी अस्पताल में हूं। बैरनी नाम का जो ये जगह है, एक बार और ले लो। नेपाल के धादिंग जिले के बैरनी में हूं। ये बैरनी हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। और अब यहाँ से ये जो मलबा है, मलबा निकालने का काम शुरू हो गया है और इस अस्पताल को फिर से शुरू करने की तैयारी हो रही है। आप जब अंदर आएंगे, आगे आते रहेंगे मनीष, तब पता चलता है कि आखिर किस तरीके का मलबा है। ये देखिए, जब हम आगे बढ़ेंगे तब पता चलता है ये लगभग घुटने भर मलबा है। और हॉस्पिटल का ये मनीष ये दिखाइए, ये टिकट काउंटर, रूम नंबर 101, ये टिकट काउंटर है। लेकिन इस टिकट काउंटर में अभी फिलहाल जाना ठीक नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं। ये है टिकट काउंटर वाला वो रूम नंबर 101। और इसकी स्थिति देखिए, कुछ भी सुरक्षित नहीं है। जितना जो कुछ था सब बर्बाद हो चुका है। एक भी सामान यहां आपको सुरक्षित नहीं मिलेगा। जो स्थान, जो जगह, जो कमरा लोगों को ठीक होने की गारंटी देता था, उस कमरे की स्थिति कैसी है और पानी कहां तक था, वो सारे निशान आपको दिखेंगे। जो एक कमरा यहां आने के बाद लोग आश्वस्त होते थे कि यहां पहुंचकर अगर हम टिकट ले लेंगे, इस अस्पताल में इलाज कराएंगे और ठीक हो जाएंगे, उस अस्पताल की स्थिति को आप देखेंगे तो देखकर बहुत हैरानी होगी कि आखिर किस
तरीके से यहाँ परेशानी है। ये लगभग घुटने भर का मलबा है। और आप नेपाली सेना से? हाँ। हजुर एकछिन सर अरूले कुरा गर्ने। मैं जो यहाँ राहत और बचाव की टीम है, हम कोशिश करते हैं बात करने की। हजुर हाँ ल ठीक है, हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप पहले इस अस्पताल को देखिए और ये देखिए कि कैसी बर्बादी हुई है। ये एक्सरे रूम है, रूम नंबर 104। मनीष अगर दिखा पाए तो दिखाइए जरा, एक्सरे मशीन को दिखाइए, एक्सरे मशीन को दिखाइए कि अब कुछ भी सुरक्षित नहीं है, सब बर्बाद हो गया, या तो बह गया या यहाँ जो है वो सब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। कुछ भी आपको यहाँ पर सुरक्षित नहीं मिलेगा। हम कोशिश करते हैं इसमें जाने की, नहीं यहाँ जाना ठीक नहीं है। ये हाल है एक्सरे वाला जो रूम है, वो जो एक बड़ा सा हॉल है, कमरा है, रूम नंबर 104। आइए आगे की तरफ चलकर देखते हैं। इस यहाँ जितने स्ट्रेचर हैं, जो बेड हैं, वो सब बर्बाद हो चुके हैं, या तो बह गए या फिर वो बर्बाद हो गए। कुछ भी सुरक्षित नहीं है। जिससे सब कुछ ठीक होता था, जिस स्थान पर आकर लोग खुद को ठीक मानते थे, उस स्थान पर अब कुछ भी ठीक नहीं है। हॉस्पिटल में यहाँ कितना कमरा है? इधर तो बहुत सारा कमरा है। हाँ। इधर ये ग्राउंड फ्लोर पूरा बिखरा हुआ है, आप देख ही सकते हैं। ये केवल नुकसान ग्राउंड फ्लोर तक है? ग्राउंड फ्लोर ही है, ऊपर कुछ नहीं हुआ है। हाँ। मगर ये जल्द से जल्द हमको साफ करना है। हाँ। और ये बहुत टाइम लगेगा क्योंकि ये बहुत दलदला है। हाँ। ठीक है, इसलिए हम सर सफाई में ध्यान दे रहे हैं। हमारा एक टीम इधर सर सफाई कर रहा है, दूसरी उधर रेस्क्यू ऑपरेशन में गया हुआ है, दूसरों का घर भी। ये सिर्फ आम पुलिस फोर्स है, हम आम पुलिस फोर्स। मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अनिश श्रेष्ठ हूँ। ठीक है, थैंक यू सर। नेपाल की सशस्त्र प्रहरी आर्म्ड पुलिस फोर्स जो है, उसने मोर्चा संभाल लिया इस हॉस्पिटल में, और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि हम मलबे को जल्दी से जल्दी निकाल लें। मनीष आइए, ये लैब है, इस तरफ लैब है, ये लैब भी पूरी तरह से अब बर्बाद हो चुका है। लिखा हुआ है अनुमति बिना प्रवेश निषेध। हालांकि अब ये सब बर्बाद है और ये दरवाज़ा भी नहीं खुल रहा। बहुत सारा ऐसा सामान है जो बाहर से आकर भी इस हॉस्पिटल के अंदर अटक गया है, जिसे निकालने की कोशिश की जा रही है। आइए, यहां निडिल हो सकता है, तो यहां सशस्त्र प्रहरी बल के जो जवान हैं वो कह रहे हैं कि आप जरा आराम से चलिए, क्योंकि नीचे कांच का टुकड़ा हो सकता है या फिर निडिल हो सकता है, क्योंकि जो कुछ भी यहां था वो सब यहां से बह गया या फिर इसी मलबे में दबा हुआ है। इस हॉस्पिटल में जितनी दवाइयां थी, जितने इक्विपमेंट थे, जितने सामान थे, वो सब बर्बाद हो चुके, सब बह गए हैं। और कई ऐसे कमरे हैं जहां तक पहुंच पाना भी बहुत कठिन काम है। हॉस्पिटल फार्मेसी, ये दवाई की दुकान है। जरा मनीष दवाई की दुकान को दिखाइए कि कितनी दवाइयां नीचे बिखरी पड़ी है, सब बर्बाद हो गया, कुछ भी इसमें बचा नहीं है। एक एक सामान, चेयर, सामने आपको ऑक्सीजन सिलेंडर दिखेगा। ये ऑक्सीजन सिलेंडर जिसके सहारे लोग ये मानते हैं कि उनकी जिंदगी बची हुई है, उस ऑक्सीजन सिलेंडर की क्या स्थिति है वो आप देख सकते हैं। ये फार्मेसी स्टोर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जो अभी हमारे कैमरा पर्सन मनीष आपको दिखा रहे हैं। ये हॉस्पिटल का जो फार्मेसी स्टोर है उसकी तस्वीर है। आइए जरा आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये दिव्यांग जनों के लिए जो चेयर है उसकी स्थिति में आप देख सकते हैं कि वो सब कैसी हो चुकी है, कुछ भी नहीं बचा है। आप इसे ऐसे समझिए कि यहाँ कुछ भी सुरक्षित नहीं है, बस ये एक ढांचा खड़ा है। ये हॉस्पिटल का जो ढांचा है, ये जो मकान है वो ठीक है,
लेकिन ग्राउंड फ्लोर की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। इसे ठीक होने में अभी काफी वक्त लगेगा और पानी कहां तक था उसके निशान आपको साफ साफ दिख जाएंगे। और इसके बाद हॉस्पिटल के किसी भी हिस्से तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। जब पानी आ रहेगा तो यहां तक मुश्किल है। और जिस समय नेपाल में सैलाब आया उस वक्त धादिंग जिले के एक स्कूल में 750 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे थे। हालांकि समय रहते सभी बच्चों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया, लेकिन बाढ़ ने स्कूल को पूरी तरह से तबाह कर दिया। एक और TV9 की रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। मैं इस वक्त धादिंग जिले के गलछी बैरनी बागेश्वरी माध्यमिक विद्यालय में खड़ा हूं और इस विद्यालय की स्थिति को देखकर आप यही सोचेंगे कि आखिर प्रकृति ने नेपाल के ऊपर कैसी मार दी है, किस तरीके से लोग यहाँ परेशान रहे होंगे। और लोगों का तो छोड़िए, जो स्कूल के बच्चे हैं, जो स्कूल आए हुए थे, वो किस स्थिति में रहे होंगे आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। इस क्लासरूम को देखिए। बच्चे जब यहाँ पढ़ने आए थे सुबह के वक्त में, तो वो बिल्कुल आम दिनों की तरह वैसे ही आए जैसे उन्हें लगा कि वो अपने स्कूल जाएंगे, स्कूल में खेलेंगे, पढ़ेंगे, टीचर के साथ बात करेंगे, कुछ समझेंगे। लेकिन आने के कुछ ही देर के बाद उन्हें पता चला कि असल में आज प्रकृति को कुछ और ही मंजूर है। और तभी ये बच्चे यहाँ से अपने स्कूल बैग, अपने टिफिन बॉक्स, अपने वाटर बॉटल को छोड़कर यहाँ से किसी तरीके से चले जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए। और ये स्थिति सिर्फ एक क्लासरूम की नहीं है, एक स्कूल की नहीं है। न जाने कितने ऐसे स्कूल हैं, कितने ऐसे क्लासरूम हैं। इस स्कूल के ग्राउंड फ्लोर पर जितने भी क्लासरूम हैं, उस क्लासरूम में ऐसे ही दलदल है, ऐसे ही मलबा आकर फंसा हुआ है। ये यहाँ कुछ भी नहीं बचा है। यहाँ जो मलबा है इसमें कुछ भी नहीं बचा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जानबूझकर ऐसे किया हो। लेकिन ये सब प्रकृति को मंजूर है और प्रकृति ने किया है। कुछ भी नहीं आपको दिखेगा, ना तो बेंच, ना तो डेस्क, ना तो बच्चों का स्कूल बैग। इस क्लासरूम में कुछ भी नहीं है। स्कूल के कुछ टीचर भी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन तक कैसे सूचना पहुंची। आप लोगों को कब यह सूचना मिली? हम लोग को 10:40 में मिली। 10:40 पर क्या बताया गया? पहाडी आइरहेछ, तपाईँहरूको विद्यार्थी लिएर पहाडतिर भाग्नु भनेर भन्यो। अनि हामीले हाम्रो विद्यार्थीहरू लिएर हामी डाँडा पहाडतिर गयो। ये कह रहे हैं कि इनके पास सूचना आई कि बाढ़ आ रही है, आप लोग स्कूल को खाली करो, बच्चों को यहां से लेकर जाओ। उस वक्त कितने बच्चे थे यहाँ? 750 बच्चे। 750 बच्चे इस स्कूल में थे। स्कुल बच्चा र मास्टर गरेर 750। स्कूल में जो टीचर हैं, स्कूल के स्टाफ और बच्चों को मिलाकर, स्टूडेंट को मिलाकर कुल 750 लोग थे। यहां से आप लोग बच्चे को किस तरफ, ऊपर की तरफ लेकर गए थे? पहाड़ी तक यहाँ भेज दिया ना सबको। यो मेरो नाम दिपेन्द्र वाग्ले, म स्कुलको टिचर। यहाँ चाहिँ 10:25 बच्चाहरूलाई चाहिँ यो पहाड भनौँ माथिल्लो भागमा चाहिँ पठाउन हामीले चाहिँ जारी गऱ्यौँ। अब यो भागमा यदि बच्चालाई नपठाइदिएको भए यो सानो क्लासको, यहाँ सबै सानो क्लासको हो, लोअर सेकेन्डरी लेभलको चाहिँ यो भाग, माथि चाहिँ सेकेन्डरी लेभल र +2। कह रहे हैं कि स्कूल में 750 बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे हैं। उन बच्चों को किसी तरीके से उस वक्त में, बहुत कम समय में इन्होंने यहां से निकाला और निकाल करके लेकर गए। और इतना वक्त भी नहीं मिला उन बच्चों को कि वो अपने बैग को, अपने टिफिन बॉक्स को संभाल पाते। ये क्लासरूम की स्थिति एक बार दिखाइए मनीष। ये इस तरीके से जो आप मलबा देख रहे हैं, आप सोच लीजिए कि उस वक्त कैसा मंजर रहा होगा। इसे देखकर कोई बहुत आसानी से यह समझ सकता है कि जिस व्यक्ति ने, जिन लोगों ने उसे जिया है, उनके मन में उस वक्त क्या चल रहा होगा। ये रूम नंबर 6 है, ये क्लास 6 है ये। और क्लास 6 के भीतर हम चलते हैं, आइए। ये देखिए, यहां भी आपको वैसे ही जैसे स्कूल में होता है, बेंच है, डेस्क है, बच्चों के लिए बैठने की व्यवस्था है, सामने पढ़ने के लिए ये बोर्ड लगे हुए हैं। लेकिन
बच्चे आए और जब वो यहाँ पहुंचे तो उन्हें पता चला कि आज सब कुछ वैसा नहीं होने वाला है, आज बिल्कुल वैसा नहीं होने वाला है, आज हालात बिल्कुल बदले हुए हैं। उन्हें उनके मास्टर बताते हैं कि आज आपको जो यहाँ आप स्कूल में पढ़ने आए हैं, आज आपको यहाँ से जाना होगा। और वो फिर बच्चे अचानक यहाँ से बहुत तेजी में निकलते हैं। ये जो स्कूल बैग आप देख रहे हैं, ये सिर्फ स्कूल में छूटे हुए ये बैग नहीं है, ये उन बच्चों की अधूरी कहानी है जो कल तक इन्हें अपने कंधों पर लेकर स्कूल आया करते थे। किसी बैग में किताब है, किसी में अधूरी कॉपी है। आप जब इसे देखेंगे, ये बच्चों का बुक आपको दिखेगा, कॉपी, बगल में ये वाटर बॉटल, आपको ये आई कार्ड, सब कुछ वैसे ही दिखेगा। ये टिफिन बॉक्स भी आपको दिखेगा, कहीं टिफिन बॉक्स बिल्कुल वैसे ही रखा है जैसे अगली घंटी में कोई बच्चा उसे खोलकर खाने वाला हो। लेकिन उस दिन स्कूल में घंटी बजती ही नहीं है। उस दिन इस स्कूल में कोई बच्चा अपना टिफिन खोलकर नहीं खाता है। उस दिन इस स्कूल में कोई बच्चा प्लेग्राउंड में खेलने नहीं जाता है। और उस दिन कक्षा भी नहीं लगती है, बच्चे पढ़ने के लिए नहीं बैठते हैं। वो आए थे उम्मीदों का बस्ता लेकर, अपने कंधों पर उम्मीदों का बस्ता लेकर इस स्कूल में आए थे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि आज प्रकृति को कुछ और मंजूर है और अचानक उन बच्चों को यहाँ से जाना होता है। वो किसी तरीके से जान बचाकर यहाँ से निकलते हैं, लेकिन वो निशानियाँ अभी भी दिखती है कि आखिर प्रकृति ने किस तरीके से नेपाल के इन जिलों में, धादिङ में, रसुआ में, नुवाकोट में लोगों को घेरा, बच्चों को घेरा। वो बच्चे किसी तरीके से यहाँ से चले गए। ये क्या है मास्टर साहब? पानी है, बिस्कुट है, खाजा के लिए ले आए। हाँ, बिस्कुट, पानी। इसमें बिस्किट का पैकेट है, ये वाटर बॉटल है, और ये सब बच्चे लेकर आए थे। ये सब बच्चे उस दिन स्कूल में लेकर आए थे, जैसे हर दिन लेकर आते हैं। लेकिन उस दिन वो सब कुछ प्रकृति को मंजूर नहीं था, वो सब प्रकृति को बिल्कुल उस दिन गवारा नहीं था। और हुआ यही कि जैसे ही मास्टर साहब लोगों के पास सूचना मिलती है, वो यहाँ से चले जाते हैं बच्चों को लेकर ऊंचे स्थान पर। इस तरफ इधर क्या है? ये आपको छाता है, क्योंकि इधर बारिश होती रहती है तो आपको ये छाता दिखेगा। वैसे ही इसमें कॉपी है, किताब है, लेकिन सब कुछ अब बर्बाद हो चुका है, सब कुछ खत्म हो गया है। आपको ये जो प्लेग्राउंड है, इस प्लेग्राउंड में भी आपको कई सारे ऐसे बैग दिखेंगे। ये बैग, यहाँ हो सकता है कोई बच्चा इस जिद में हो कि वो स्कूल बैग लेकर के ही जाएगा, लेकिन वो नहीं ले जा पाया, वो यहीं है। ऐसे ही प्लेग्राउंड में और कई सारे आपको स्कूल बैग दिखेंगे। और अचानक से यहाँ कई सारे टायर भी बहकर आए, जो दिखेंगे प्लेग्राउंड में। 1, 2, न जाने कितने टायर हैं। और इस मलबा में और क्या क्या दबा है, ये अभी किसी को पता नहीं है। जैसे और नेपाल में आपदा को आए हुए 48 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया है, लेकिन सड़कों पर इतना ज्यादा मलबा पड़ा हुआ है कि गाड़ियों का चलना मुश्किल हो रहा है। संवाददाता आकाश वत्स की एक और रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। मैं धादिङ में हूँ, बैरिनी एक जगह है धादिङ में, मैं वहाँ हूँ। और इस तस्वीर को देखकर आप बहुत आसानी से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात किस तरीके के रहे होंगे, किस तरीके का वो मंजर रहा होगा, वो खतरनाक मंजर। अब हालांकि जो सड़क के ऊपर जो दलदल था उसे हटाने की पूरी कोशिश की जा रही है। सामने जो आपको वो गाड़ी दिख रही होगी, जेसीबी है, उसके सहारे कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से उस दलदल को हम हटा दें और उसके बाद इस इलाके को पहले की तरह कर दें। लेकिन दूसरी तरफ सड़क के दूसरे हिस्से में जो तस्वीर आपको दिखेगी, वो तस्वीर बताएगी कि इतनी आसानी से सब कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि नेपाल के लोगों के सामने जिस तरीके की चुनौती है, नेपाल के लोगों के सामने जिस तरीके के हालात अभी बने हुए हैं, उस हालात से निकलने में अभी लोगों को बहुत वक्त लग सकता है। कहते हैं कि जो नदियां जीवन देती है, अचानक मौत की वो धार बन गई। नेपाल के लोग पहाड़ को सदियों से अपने प्रहरी के तौर पर, अपने सैनिक के तौर पर देखते हैं, लेकिन वही अपने भीतर का मलबा लेकर जब नीचे उतरा तो हालात किस तरीके के बने वो आप देख सकते हैं। ये जो सामने
घर आपको दिख रहा है, इस घर में साफ सफाई चल रही है। लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो मलबा आकर के फंसा हुआ है उसे हम धीरे धीरे निकाल दें। वो किसी तरीके से यहाँ से जब निकल जाएगा तो जीवन यापन उनका पहले की तरह हो सकता है कि आसान हो जाए। और ये सड़क के इस हिस्से में जो कुछ भी आप देख रहे हैं, ये ऐसा मलबा है, ये ऐसा दलदल है कि इस दलदल में फिलहाल कोई जा नहीं सकता है। मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूं कि अगर यहाँ कोई जाने की कोशिश करेगा तो वो किस तरीके से इसमें फंस सकता है। हालांकि धूप बहुत तेज़ है, पिछले 2 दिनों से काफ़ी धूप हो रही है और उस धूप के बाद हुआ यह है कि ये जो मलबा है, ये जो दलदल है, वो धीरे धीरे सूख भले ही रहे हैं लेकिन अभी भी हालात पहले की तरह नहीं बने हैं और उसे बनने में अभी लंबा वक्त लगेगा। मैं आपको इस घर को दिखाता हूँ। इस घर में जितने लोग थे उनके बारे में कोई सूचना नहीं है। इस घर में जो लोग थे इसी घर में रह गए और इसके बगल में जो घर है वहाँ से कुछ लोगों ने जान बचाने की कोशिश ज़रूर की, लेकिन वो पता नहीं अभी भी कहाँ है, लोगों के पास कोई जानकारी नहीं है। और ये सिर्फ आप जो देख रहे हैं ये 1 या 2 घर या फिर 50 या 100 घर नहीं है, ऐसे हज़ारों घर है। वो चाहे नुआकोट हो, वो चाहे धादिंग हो, वो चाहे रसुआ हो, न जाने ऐसे कितने घर हैं जिन घरों के बारे में लोगों को अब पता ही नहीं है। जहाँ पहले मकान था, जहाँ पहले दुकान था, वहाँ अब सिर्फ मैदान है। सामने बागेश्वरी माध्यमिक विद्यालय है। ये इस स्कूल का जो नीचे का हिस्सा है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। इधर मनीष इस तरफ दिखाइए, यहाँ देखेंगे कि मकान के जो ये ग्राउंड फ्लोर है उस ग्राउंड फ्लोर तक किस तरीके से मलबा पहुंचा हुआ है, किस तरीके से लोगों को दिक्कतें हुई है और लोगों के सामने अभी भी कैसी चुनौती है, वो ये सब कुछ दिखाने के लिए काफ़ी है। और नेपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, नेपाल में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। बाढ़ से अब तक 489 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है।